इतिहास में ज्यादातर युद्ध जमीन के लिए लड़े गए हैं। देशों ने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए लाखों लोगों की जान ली। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास इतनी ज्यादा जमीन हो कि पूरे वेस्टर्न यूरोप जितना इलाका लगभग खाली पड़ा हो, तो क्या होगा? क्या वहां लोग बसना नहीं चाहेंगे? या फिर उस जमीन के पीछे कोई ऐसा इतिहास छिपा है जिसने उसे इंसानों से खाली कर दिया? दुनिया में एक ऐसा ही देश मौजूद है, एक ऐसा देश जहां हजारों किलोमीटर तक ना कोई बड़ा शहर दिखाई देता है, ना गांव, ना ही इंसानों की भीड़। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके चारों तरफ घनी आबादी वाले देश हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद यह इलाका आज भी दुनिया के सबसे बड़े लो पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन्स में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान की। पहली नजर में यह सिर्फ एक विशाल खाली मैदान जैसा लगता है, लेकिन इसकी असली कहानी भूगोल से ज्यादा इतिहास की है। यह कहानी है युद्धों की, साम्राज्यों की, भूखमरी की और ऐसे फैसलों की जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर एरिया की बात करें तो कजाकिस्तान दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर इसे यूरोप के नक्शे पर रखें तो यह पोर्चुगल से पोलैंड तक फैल जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद 2024 तक यहाँ की आबादी लगभग 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ थी। यानी जहाँ वेस्टर्न यूरोप में 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं लगभग उतने ही क्षेत्रफल वाले कजाकिस्तान में सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 7 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। यानी दुनिया के सबसे कम आबादी वाले बड़े देशों में इसका नाम आता है। लेकिन असली सवाल यही है, आखिर क्यों? अगर नक्शे पर नजर डालें तो उत्तर में रूस, पूर्व में चीन और दक्षिण में उज्बेकिस्तान जैसे देश हैं। इनमें से खासकर उज्बेकिस्तान की आबादी कजाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, जबकि उसका क्षेत्रफल लगभग 6 गुना छोटा है। यानी समस्या जमीन की कमी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इसकी वजह मौसम है। यह बात कुछ हद तक सही भी है। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसलिए यहाँ सर्दियों में कड़ाके की ठंड और गर्मियों में तेज गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ मौसम ही वजह होता तो दुनिया के कई और ठंडे देश भी इतनी कम आबादी वाले होते। असलियत कुछ और है। कजाकिस्तान की लगभग 11% जमीन खेती के लायक है। यहाँ करीब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर अरेबल लैंड मौजूद है, जो पूरे यूनाइटेड किंगडम से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति उपलब्ध खेती योग्य जमीन के मामले में कजाकिस्तान दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में शामिल है। यानी यह देश इसलिए खाली नहीं है क्योंकि यहाँ खेती नहीं हो सकती। तो फिर असली वजह क्या है? इस सवाल का जवाब हमें आज नहीं बल्कि करीब 500 साल पुराने इतिहास में मिलता है। 15वीं सदी में इस पूरे इलाके में कजाक नोमैड्स रहते थे। ये लोग स्थायी घरों में नहीं रहते थे। उनका जीवन घोड़ों, ऊंटों, भेड़ों और दूसरे मवेशियों पर निर्भर था। मौसम बदलने के साथ ही अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। सेंट्रल एशिया के विशाल स्टेप ग्रासलैंड्स ही इनका घर थे। सदियों तक उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रही। लेकिन धीरे धीरे उत्तर की तरफ एक ताकत उभर रही थी, जो आने वाले समय में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वह ताकत थी रूसी साम्राज्य। 18वीं और 19वीं सदी तक रूस लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। धीरे धीरे उसने कजाक इलाकों पर अपना राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने सैन्य चौकियां बनाई, फिर प्रशासन स्थापित किया और धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया। हालांकि कजाक लोगों ने कई बार विरोध किया, लेकिन रूस जैसी बड़ी सैन्य ताकत के सामने उनकी लड़ाई आसान नहीं थी। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर रूस के नियंत्रण वाले सभी इलाकों पर पड़ा। 1916 में रूसी सरकार ने अपने अधीन रहने वाली मुस्लिम आबादी को जबरदस्ती वॉर सर्विस के लिए भर्ती करने का फैसला किया। इसमें कजाक लोग भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुआ 1916 का कजाक रिबेलियन। हजारों लोगों ने रूसी प्रशासन के खिलाफ हथियार उठा लिए। कई जगह सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए और विद्रोह तेजी से फैल गया। कुछ समय के लिए रूसी सेना को भी शुरुआती दौर में काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसकी बड़ी सेना ने इस विद्रोह को बेहद क्रूर तरीके से दबा दिया। अनुमान है कि इस संघर्ष में अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार लगभग 1.5 से 2.5 लाख कजाक लोगों की जान गई, जबकि लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए चीन की तरफ भाग गए। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, इसने कजाक समाज की नींव हिला दी। हजारों परिवार बिखर गए और आबादी का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह उनकी सबसे बड़ी त्रासदी नहीं थी। असल तबाही अभी बाकी थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत यूनियन बना और कुछ ही सालों में सत्ता जोसेफ स्टालिन के हाथों में आ गई। स्टालिन पूरे सोवियत यूनियन में कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी लागू कर रहा था, जिसके तहत खेती और पशुपालन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जा रहा था। रूस के कई हिस्सों में यह नीति लागू हुई, लेकिन कजाकिस्तान के लिए इसके परिणाम सबसे विनाशकारी साबित हुए, क्योंकि कजाकों की पूरी जिंदगी उनके मवेशियों पर निर्भर थी। सरकार ने लाखों जानवर जब्त कर लिए,
लोगों का अनाज भी सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। कई गांवों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जहां खाने पीने का सामान पहुंचने तक पर रोक लगा दी गई। कुछ ही महीनों में हालात बिगड़ने लगे। लोगों के पास न खाने के लिए अनाज बचा और न ही अपने जानवर। धीरे धीरे पूरे देश में भयानक भुखमरी फैल गई। 1930 से 1933 के बीच ऐसा अकाल पड़ा जिसे इतिहास के सबसे बड़े मैन मेड फैमिन्स में गिना जाता है। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 15 से 23 लाख कज़ाक लोगों की मौत हुई या वे हमेशा के लिए पलायन कर गए। लाखों लोग चीन और दूसरे देशों की तरफ भाग गए। जो लोग बचे उनकी सदियों पुरानी नोमैडिक कल्चर लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ ही वर्षों में कजाकिस्तान की आबादी बुरी तरह टूट चुकी थी। यही वह दौर था जिसने इस देश को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतिहास अभी भी कज़ाक लोगों पर मेहरबान नहीं था। कुछ ही साल बाद पूरी दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ने लगी। साल 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। उस समय कजाकिस्तान एक आजाद देश नहीं बल्कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इसलिए युद्ध के दौरान लिए गए हर बड़े फैसले का असर सीधे कजाकिस्तान पर भी पड़ा। युद्ध के बीच जोसेफ स्टालिन ने सुरक्षा के नाम पर एक और कठोर कदम उठाया। उसे शक था कि सोवियत यूनियन की कुछ एथनिक कम्युनिटीज दुश्मन देशों का साथ दे सकती हैं। इसी वजह से लाखों लोगों को उनके घरों से निकालकर जबरन दूसरे इलाकों में भेजा गया। इनमें वोल्गा जर्मन्स, चेचन्स, करियंस, क्राइमियन टाटार्स और कई दूसरी कम्युनिटीज शामिल थीं। इन्हें ट्रेन के डिब्बों में भरकर 1000 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान भेज दिया गया। रास्ते में ही कई लोगों की मौत भूख, ठंड और बीमारियों से हो गई, जबकि जो लोग बचे उन्हें बिल्कुल नई जगह पर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी। दूसरी तरफ कज़ाक लोगों की मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई थी। लाखों लोगों को रेड आर्मी में भर्ती किया गया और बड़ी संख्या में लोग कभी वापस नहीं लौटे। इसके अलावा स्टालिन के दौर में राजनीतिक दमन यानी रिप्रेशन भी लगातार जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध और सरकारी दमन के कारण लगभग 6.6 लाख कज़ाक लोगों की जान चली गई। सोचिए, सिर्फ कुछ दशकों के भीतर इस देश ने विद्रोह, भुखमरी, पलायन और युद्ध 4 बड़ी त्रासदियां झेल ली थीं। इन सब का असर धीरे धीरे पूरे देश की आबादी पर दिखने लगा। 1959 की सोवियत सेंसस के अनुसार कज़ाक लोग अपने ही देश में माइनॉरिटी बन चुके थे। रूस और सोवियत यूनियन के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ बसाया गया। नई बस्तियां बनाई गईं, उद्योग लगाए गए और अलग अलग समुदाय यहाँ रहने लगे। यानी जिस धरती पर सदियों तक कज़ाक लोगों का दबदबा था, उसी धरती पर अब वे अल्पसंख्यक बन चुके थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1980 के दशक के आखिर तक सोवियत यूनियन आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंस चुका था। सोवियत संघ के कई हिस्सों में अलग देश बनने की मांग तेज होने लगी। फिर आया वह साल जिसने कजाकिस्तान की किस्मत बदल दी। 1991 इसी साल सोवियत यूनियन टूट गया और उसके साथ कई नए देशों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक था कजाकिस्तान। सदियों बाद पहली बार यह देश पूरी तरह आजाद हुआ। हालांकि आजादी के बाद चुनौतियां कम नहीं थीं। देश बहुत बड़ा था लेकिन आबादी बेहद कम थी। इकोनॉमी पूरी तरह सोवियत सिस्टम पर निर्भर थी और नए देश को अपनी पहचान भी बनानी थी। लेकिन कजाकिस्तान के पास एक ऐसी ताकत थी जिसने उसकी दिशा बदल दी। वह थी नेचुरल रिसोर्सेज। कजाकिस्तान दुनिया के सबसे संसाधन समृद्ध देशों में गिना जाता है। यहाँ ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कॉपर और कई दूसरे महत्वपूर्ण मिनरल्स बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। टेनगिज ऑयल फील्ड का विकास पहले शुरू हो चुका था, जबकि 2000 के दशक में कैशागान प्रोजेक्ट ने भी तेजी पकड़ी। इसके बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा और देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस आर्थिक बदलाव का असर आबादी पर भी दिखाई दिया। 2000 के बाद फर्टिलिटी रेट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और आबादी फिर से बढ़ने लगी। विदेशों में रहने वाले कई एथनिक कज़ाक्स भी वापस अपने देश लौटने लगे। सरकार ने भी उनकी वापसी के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज कजाकिस्तान की आबादी 20 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है और लगातार बढ़ रही है। यह संख्या अभी भी इसके विशाल क्षेत्रफल के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन कई दशकों बाद पहली बार देश की पॉपुलेशन लगातार ऊपर जा रही है। आज यहाँ की लगभग 40% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। यानी आने वाले समय में यही युवा पीढ़ी इस देश का भविष्य तय करेगी। लेकिन कजाकिस्तान की कहानी सिर्फ पॉपुलेशन तक सीमित नहीं है। आज इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी जियोपॉलिटिक्स है। अगर नक्शे पर देखें तो उत्तर में रूस और पूर्व में चीन जैसी 2 बड़ी शक्तियां मौजूद हैं। ऐसे में कजाकिस्तान के लिए किसी एक पक्ष का पूरी तरह साथ देना आसान नहीं है। इसी वजह से देश कई सालों से बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वह रूस के साथ अपने पुराने रिश्ते बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ चाइना और पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार और निवेश बढ़ा रहा है। हालांकि यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। आज भी कजाकिस्तान में लगभग 30 लाख एथनिक रशियंस रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर देश के उत्तरी हिस्से में बसे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेडवेदेव के कुछ बयानों ने कजाकिस्तान की सॉवरेनिटी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी छेड़ी थी। यानी यह देश आज भी एक बेहद संवेदनशील स्थिति में खड़ा है
उसे अपनी आज़ादी भी बचानी है और अपने दोनों शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ रिश्ते भी बनाए रखने हैं। आज अगर कोई कजाकिस्तान के विशाल मैदानों को देखे तो उसे सिर्फ खाली जमीन दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह खामोशी कभी खाली नहीं थी। इन मैदानों ने सदियों का संघर्ष देखा है, इन्होंने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है, इन्होंने लाखों लोगों को अपना घर छोड़ते और अनगिनत परिवारों को हमेशा के लिए बिखरते देखा है। आज कजाकिस्तान फिर से आगे बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और नई पीढ़ी अपने देश का भविष्य बदलने में जुटी है। शायद आने वाले कुछ दशकों में यह धरती पहले जितनी खाली ना रहे, लेकिन इसका इतिहास हमेशा हमें एक बात याद दिलाएगा, किसी देश की सबसे बड़ी कहानी उसकी इमारतों में नहीं बल्कि उसकी खामोश जमीन में छिपी होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।